आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। पहले तो आपको खबर दे दूं। खबर यह है कि बीएसपी ने अपने कुछ प्रभारियों के पदभार में बदलाव कर दिया है, राज्यों में बदलाव कर दिया है। जो खबर हमने देखी वो ये है कि राजस्थान में जो पहले प्रभारी रहा करते थे वो फिलहाल हरियाणा देख रहे थे, धर्मवीर सिंह अशोक जी। उनको हरियाणा के पदभार से मुक्त कर दिया है। उनकी जगह पर वहाँ पे सीपी सिंह जी प्रभारी के रूप में काम देखेंगे। साथ ही वहाँ पर महेश कुमार जी हैं, बसपा के नेता, वो भी हरियाणा के प्रभारी रहेंगे। धर्मवीर सिंह अशोक को अब झारखंड, बंगाल और गुजरात और साथ ही पश्चिम बंगाल यानी कि 4 राज्यों का प्रभारी बना दिया है। इसके अलावा खबर ये भी है कि राजा राम जी जो पहले वेस्ट बंगाल का प्रभार देख रहे थे वो अब पंजाब का प्रभार देखेंगे। इसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर भी बदलाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर शमसुद्दीन रईन साहब को शायद कुछ एडिशनल चार्ज मिला है कुछ मंडल के अंदर ही। इसके अलावा अशोक कुमार गौतम जी हैं उत्तर प्रदेश के नेता, उनको भी कुछ अतिरिक्त प्रभार मिला है। खबर ये महत्वपूर्ण नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभारी तो अदला बदली बसपा में होती रहती है। सवाल कुछ मूलभूत हैं। प्रभारियों की जो व्यवस्था है वो हमेशा ही एक चर्चा का विषय रहती है, हालांकि इस पे चर्चा कोई करता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में एक प्रथा है, आप देख रहे हैं कि कोई सा भी राज्य हो, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती उत्तर प्रदेश के ही एक प्रभारी को आमतौर पे किसी राज्य में प्रभारी के रूप में काम देखने के लिए भेजती हैं। जो प्रभारी होता है वो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर काम करता है, यानी कि उससे सीनियर होता है। और जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसमें वो टॉप हायरार्की यानी कि टॉप पोजीशन में काम करता है। और प्रदेश अध्यक्ष किसी भी हालत में प्रभारी की बात को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभारी को बहन जी ने भेजा होता है। अब ये व्यवस्था तो ठीक है, ऊपर से ठीक नजर आती है, लेकिन इसमें कुछ 2-3 चीजें और सवाल निकल के आते हैं। आमतौर पे आप मुझसे सवाल करते हैं, इस बार मैं आपसे सवाल करूंगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इसके क्या समाधान है और क्या जवाब है। एक, प्रभारी व्यवस्था जो है उसमें कोई भी खामी नजर नहीं आती अगर बहुत सारे राज्यों में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम आते, या फिर वहां जिस तरह के राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है वो सब नहीं होती, तो इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि 2022 के चुनाव सामने हैं, उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे 1-1.5 साल बाद, और शायद इस सवाल को कोई ना उठाए, लेकिन मैं इसको अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि इस सवाल को उठाना चाहिए। प्रभारियों को लेके बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। प्रभारी अपनी तरफ से जो मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, जिस भी राज्य में उनको लगाया जाता है वहां वो पूरी ताकत के साथ जाते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन इसमें 2-3 सवाल हैं मेरे। नंबर 1, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के ही प्रभारियों को वहां भेजा जाए और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एक प्रभारी की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है? जबकि आप देखेंगे तो जो प्रदेश अध्यक्ष होता है बाकी पार्टियों में, वो एक तरह से इंडिपेंडेंटली अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और वो केवल सेंट्रल बॉडी को ही रेफर करता है जब कभी भी उसको किसी अथॉरिटी या सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक एक राज्य में एक से ज्यादा प्रभारी भी देखे गए हैं। मसलन एक राज्य में अब आप देखिए, हरियाणा में अभी सीपी सिंह जी प्रभारी रहेंगे और महेश कुमार जी प्रभारी रहेंगे। तो ऐसे में जो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है कि एक आदमी के पास ही पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो सही तरह से कोऑर्डिनेट कर सके और जो अथॉरिटी है वो एक ही पोजीशन से फ्लो करे, जो कि मैनेजमेंट का मूल प्रिंसिपल है। ये समस्या बहुत पेचीदी है और कई राज्यों में ये समस्या है। तो मेरा आपसे ये सवाल, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बार बार की अदला बदली से नेतृत्व में स्थायित्व नहीं आ पाता, जो कि राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक राज्य के जो कार्यकर्ता होते हैं, वहां का जो संगठन होता है, उसको स्थायित्व की जरूरत है। आप माने चाहे ना माने, कोई भी राजनीतिक दल लॉबी व्यवस्था से अछूता नहीं है। गुटबाजी हर राजनीतिक दल में होती है और बसपा को भी ये झेलनी पड़ती है। एक प्रभारी आता है, उसके जो पसंदीदा कार्यकर्ता है उनको प्रमुखता मिलती है। 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो चला जाता है और दूसरा प्रभारी आता है तो वो पूरी टीम बदल देता है। इस तरह से पूरा संगठन का सत्यानाश हो जाता है। ये आपने भी देखा होगा, अगर देखा है तो उदाहरण दीजिए। और ये एक सच्चाई है। अगर इन सब चीजों को नहीं एड्रेस किया, इन सब चीजों के बारे में नहीं बात करी और ऐसे ही 2022 आ गया, तो आप किसी भयावह परिणाम से चौंक मत जाइएगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि बसपा की नीति या विचारधाराओं में कमी है। बसपा की नीति, नियत और विचारधाराओं में बहुत बार कह चुका हूं, बसपा की नीति, नियत और विचारधारा में कोई भी कमी नहीं है।
परिणामों में जो गड़बड़ियां हैं या जो विधायक नहीं टिकते या मिशनरी नेता नहीं पैदा हो रहे, उसके पीछे कुछ कार्य प्रणालियों में, कुछ तौर तरीकों में दिक्कतें हैं, कुछ चीजें हैं जो ओपन अप नहीं हो रही। एक संकीर्ण तरीका हो गया है काम करने का, जिससे पार पाना बहुत जरूरी है। वो सब क्या चीजें हैं वो तो हम बाद में बात करेंगे। आज हम केवल प्रभारियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हर राज्य में मेहनत करते हैं। एक समस्या और मैं आपको बताता हूं, बहुत से प्रभारियों को ऐसे राज्यों में लगाया जाता है जहां पर वो क्षेत्रीय भाषा को नहीं जानते। आप एक हिंदी भाषी राज्य के प्रभारी को लगा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, या आप लगा रहे हैं तमिलनाडु में या कर्नाटका में, तो वहां पे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो व्यक्ति जो इंग्लिश में निपुण नहीं है, वो केवल हिंदी प्रखरता से जानता है और वहां के लोग हिंदी नहीं समझते? तो इतना बड़ा ये कम्युनिकेशन का बैरियर है, इसमें सफलता कहां प्राप्त हो सकती है? एक सवाल। अगला मेरा सवाल, प्रभारियों की जो एकदम से अदला बदली होती है, इसकी वजह से मान लीजिए एक प्रभारी तैयारी कर रहा है अपने राज्य में और चुनाव तक वो रहा, चुनाव के ठीक पहले ही प्रभारी बदल दिए जाते हैं। चुनाव के 6 महीने के पहले अगर आप प्रभारी बदलेंगे तो अगले प्रभारी को आके काम करने में बड़ा लंबा समय लगेगा। और इसी व्यवस्था की वजह से राज्यों का नेतृत्व नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हर राज्य, अगर हम बात करें बसपा का, अगर हम कहें कि आंध्र प्रदेश का नेता कौन है, कोई नहीं है। अगर हम कहें कि बसपा का झारखंड का नेता कौन है, तो कोई होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हम कह सकते हैं कि हेमंत पोयाम है वहां पे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, लेकिन कल को वो बदल दिए जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है, नेतृत्व नहीं पैदा हो रहा, और जब नेता नहीं पैदा होगा तो जनता जुड़ेगी किससे? और अगर ये सोचा जाए कि हर कोई केवल बहन मायावती से एक सहानुभूति या जुड़ाव या लगाव महसूस करेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ इंडिया के जो बाहर के राज्य हैं, जो दूसरे राज्य हैं, वहाँ पर लोग उस तरह से पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो ये प्रभारियों की व्यवस्था के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो बहुत से जो कार्यकर्ता जो कमेंट करते हैं, जो लिखते हैं, लोग कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि बाहर के व्यक्ति को बिना किसी भी कंसल्टेंट, मतलब एक तरह से एक राज्यों के साथ एक निर्णय नहीं लिया जाता, एक जिसे कहते हैं कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग नहीं होती, यानी कि एक पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग नहीं होती। राज्यों को नहीं पता उनके यहाँ कौन प्रभारी आएगा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं जानते उनके यहाँ कौन प्रभारी आएगा, और अचानक से प्रभारी का बदलाव होता है। फिर वो जाता है, कार्यभार संभालता है, अपनी टीम खड़ी करता है, और उसको ये भी नहीं पता मैं कब तक यहाँ काम करूंगा। तो इस पूरी व्यवस्था ने, ये बहन जी को संज्ञान लेना होगा, और ये बातें कोई ना कोई तो बताएगा, कोई ना कोई तो कहेगा कि ये एक भी पहलू है जिसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। अगर इसी व्यवस्था के साथ आप चुनाव में चले गए तो फिर नया कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, प्रभारियों का जब बदलाव होता है तो प्रेस विज्ञप्ति में उसकी घोषणा क्यों नहीं होती? हर पार्टी अपने नेताओं में, जब जो बड़े पदाधिकारियों का राज्य स्तर का बदलाव होता है तो एक प्रेस नोट निकालती है। आप उदाहरण ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चेंज करेगी तो वो एक एआईसीसी एक प्रेस नोट निकालेगी, और वहाँ के जो सेक्रेटरी होंगे या जो मीडिया के प्रभारी होंगे वो इन्फॉर्म करेंगे सारी जनता को, कार्यकर्ताओं को। आपने प्रेस नोट नहीं निकाला, आपके छोटे छोटे माध्यमों से या किसी अखबार की रिपोर्ट से पता चलता है, या फिर आप इंटरनल कम्युनिकेशन कर लेते होंगे, लेकिन उनसे तो कम्युनिकेशन कर लीजिए जिनका आपको वोट लेना है। आपने किसी राज्य का प्रभारी बदल दिया, आपने उस राज्य के लोगों तक को नहीं बताया। आप उस राज्य के लोगों को तो बताइए कम से कम कि हमने आपके लिए नया नेता भेज दिया है। तो ये एक बहुत ही पेचीदी व्यवस्था हो रखी है। और लोग जैसे एक डीएम होता है, वो केवल नौकरी करता है अपनी, तो लोगों का अटैचमेंट नहीं हो पा रहा। एक प्रभारी जाता है, वो केवल अपना काम करता है, लेकिन जब उसको पता लग जाएगा कि चुनाव तक मैं ही हूं और मुझे आउटपुट दिखाना है, मुझे बनाना है या मुझे बिगाड़ना है, ये कुछ ऐसा है जैसे एक डीएम जाता है 2 साल कार्यकाल के लिए, वो काम करता है, वो सोचता है कि मैं मूलभूत समस्याओं को छेड़ लूंगा तो फंस जाऊंगा, तो इसलिए वो मोटा मोटा ऊपरी काम करता है, सतही काम करता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रभारियों की आदत हो गई है कि कद्दावर नेता या कद्दावर प्रत्याशी पैदा कर लेते हैं। रसूखदार मोटे, जिसे कहते हैं कि एक मजबूत प्रत्याशी जिनके पास अच्छा पैसा है, मोटा धन है, वो प्रत्याशी बहुत चकाचौंध तो ला देते हैं, लेकिन मिशनरी कौन पैदा करेगा? जैसे साहब कांशीराम मिशनरी पैदा किया करते थे, नेता पैदा करने की मशीन बसपा एक समय में हुआ करती थी, वो कब होगा? इसीलिए मेरा सवाल है, मैं आपके सामने छोड़ जाऊंगा इसको, कि क्या प्रभारी व्यवस्था नुकसानदेह हो गई है? क्योंकि प्रभारियों को स्थायित्व नहीं मिल रहा, प्रभारियों को एक तरह से काम करने की अनुमति भी नहीं है, वो केवल उसी हिसाब से काम कर सकते हैं जैसे दिशा निर्देश उनको बहन जी देती हैं।
यानी कि जो बसपा में प्रथा है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वो कुछ इनोवेशन नहीं कर सकते, वो मीडिया से बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो बहुजन मीडिया से भी डर डर के बात करते हैं। और यही कारण है कि पूरी बहुजन मीडिया ने 3-4 चैनल्स को छोड़ के पूरी बहुजन मीडिया ने बसपा की खबरों को रिपोर्ट करना छोड़ दिया है, क्योंकि सबके कटु अनुभव हैं और हर कोई देखता है कि भाई इनको हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी क्या पड़ी हुई है। 3-4 चैनल हैं जो लगे रहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही सोचने का प्रश्न है। और ये जो कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन है उसमें बहुत सा मंथन करने का समय मिल रहा है, लेकिन यदि कोई बात ये नहीं बताएगा। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि बसपा के अंदर जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी। पिछला उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ था उसके अंदर परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए। उसके बाद अगर हम राज्यों की बात करें तो विधायक जीतते हैं तो टिकते नहीं हैं, और जो मिशनरी हैं वो पैदा नहीं हो रहे। ऐसा विधायक जो बन के और सिर्फ पार्टी में ही मरेगा, जो अपनी अंतिम सांस पार्टी में लेगा, ऐसे विधायक नहीं पैदा हो रहे। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सब सवाल मैं आपके सामने रख रहा था, क्योंकि मैंने देखा फिर से प्रभारियों की अदला बदली हो गई, पर कोई आधिकारिक सूचना देने को राजी नहीं है। ये सूचना ट्विटर हैंडल से दी जाए, क्या बुराई है इसमें? राज्यों के लोगों को पता लगेगा ना, जिनसे आप कल को वोट मांगने जाओगे उनको बताते भी नहीं हो कि आपका हमने नेता बदल दिया है। ये अब चलाएगा बहुजन मूवमेंट, तो मूवमेंट चल रहा है, कोई सीक्रेट मिशन नहीं है। नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप बात नहीं करेंगे, आप डरते रहेंगे, तो ऐसे कैसे डर डर के आप मिशन को चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? तो ये सारे सवाल आपके सामने हैं। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। प्रभारियों को लेके आपको कुछ और चीजें लगती हैं, इसके अच्छे पहलू भी होंगे, जाहिर सी बात है कोई अच्छे पहलू होंगे, लेकिन एक पत्रकार के रूप में मेरा ये फर्ज रहता है कि बहुजन मूवमेंट में जो पार्टी सबसे अग्रणी भूमिका निभा रही है, अगर उसकी में कोई संभावना बची है वापस सत्ता में आने की और कुछ कहीं ना कहीं जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको पॉइंट आउट किया जाए। और मैं आपको एक बात तो बताता चलूँ, 12 मिनट हो गए मुझे आपसे बात करते करते, वो ये कि बसपा के जो पदाधिकारी हैं वो कभी भी कुछ सुझाव नहीं दे पाएंगे। कुछ भी चीज़ें जो गलत हो रही होंगी उनको पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे। वो घुट घुट के जी लेंगे, वो परेशान हो लेंगे, वो कभी नहीं कह पाएंगे। और जो लोग बसपा के पद के जो महत्वाकांक्षी हैं, जिनको कल को टिकट चाहिए, जो पद चाहते हैं, यहाँ तक कि वो युवा भी जो पार्टी में कहीं ना कहीं पद चाहते हैं, वो कभी भी खुल के नहीं कह पाएंगे बात को। तो बसपा का भला केवल वो लोग कर सकते हैं जो इस बहुजन मूवमेंट का भला चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बहुजनों की सरकार आए, सत्ता आए, और वो काम बसपा कर सकती है, करती रही है, कई बार किया है, 4 बार किया है, कई राज्यों में उसकी सक्सेस स्टोरीज हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव ट्रेंड है इसको खत्म करना पड़ेगा। और मुझे तो कोई पद चाहिए नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूँ। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। आपको कमेंट करनी होगी और नीचे एक ज्वाइन बटन है, अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस ज्वाइन बटन को दबाइए, डिटेल्स भरिए और हमें सपोर्ट करिए। पेटीएम नंबर नीचे दिया गया है। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, कमेंट करिए, कमेंट का इंतजार रहेगा। लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करने की प्रथा बनाइए।